हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग वेक्टर का स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। स्केलर मनली मैग्नीट्यूड, मनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मास, लेंथ, डिस्टेंस, वर्क, ये सब क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटीज। हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग और सीखते जाएंगे। जिन भी क्वांटिटीज का हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग उसके बारे में जानते जाएंगे कि वे स्केलर हैं, टेंसर हैं या वेक्टर हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मास हुआ, लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ और वर्क हुआ। इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होता है और एक किसी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो कहा जाए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं? स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्सट्रैक्शन और प्लस डिवीजन, ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और एक किसको फॉलो करते हैं? एलजेब्रिक लॉ को। एलजेब्रिक लॉ का मतलब जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिंपली वैसे ही ये एलजेब्रिक लॉ को फॉलो करेंगी। किसको फॉलो करेंगी? एलजेब्रिक लॉ को फॉलो करेंगी। सेकेंड जो क्वांटिटी होता है वो होता है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन, दोनों होगा, फिर भी ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। तो अगर कहा जाए टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं तो कहा जाएगा जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो लेकिन वे वेक्टर्स लॉ को फॉलो ना करें, उन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, करंट। करंट जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसमें क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन, फिर भी ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी होगी? टेंसर क्वांटिटी। जब एग्जाम में हमें टेंसर क्वांटिटी नहीं गिवन रहता है ऑप्शन में तो हम लोग उसको स्केलर के तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेंसर क्वांटिटीज होंगी वे भी किन किन लॉ को फॉलो करेंगी देखते हैं हम लोग।
तो जो टेंसर क्वांटिटीज होंगी वो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेंगी। और इनमें भी जिस प्रकार यहां पे हम लोग क्या लिखे थे वेक्टर में सॉरी स्केलर में क्या लिखे थे कि वे भी सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेंगी, उसी प्रकार ये भी सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेंगी। साथ ही साथ ये एल्जेब्रिक लॉ के अनुसार ऐड और सब्सट्रैक्ट की जाएंगी, इसमें कोई वेक्टर्स लॉ नहीं आता है। और थर्ड जो क्वांटिटी होगी जिसका हम लोग इसमें डीप स्टडी करेंगे वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? वह क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और प्लस वेक्टर्स लॉ को फॉलो करें। इसको वेक्टर्स लॉ को फॉलो करें, फॉलो वेक्टर्स लॉ। तो कह दिए जाए यहां पे वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करती हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इनमें केवल एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन इनमें डिवीजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन से डिवाइड कर दिया जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता है। अगर हम लोग डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन कर दें तो ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड। अगर डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन डिफाइंड होता तो इनमें डिवीजन भी पॉसिबल हो जाता, लेकिन ये डिफाइंड ना होने की वजह से इसमें डिवीजन डिफाइंड नहीं होगा। तो कह दिए जो वेक्टर्स होते हैं उनमें क्या क्या किया जा सकता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इनमें डिवीजन नहीं होगा। क्या एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करेंगी? नहीं। इनमें जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगा वह एल्जेब्रिक लॉ के अनुसार नहीं होगा, वेक्टर लॉ के अनुसार होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर्स लॉ क्या होते हैं और इनमें देखते हैं जरा जो वेक्टर्स होते हैं उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो किसी एरो द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? एरो द्वारा, बाई ए एरो। एरो जहां से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं टेल, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, इसे बोलते हैं हेड, टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसे टेल कहते हैं और जहां पे ये समाप्त होता है उसे हेड कहते हैं। और वेक्टर का जो लेंथ होता है, इस एरो का लेंथ, जो लेंथ होगा वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मैग्नीट्यूड को। और एरो की जो डायरेक्शन होती है वह वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो कह दिया जाए यहां पे एरो की डायरेक्शन किसको बताएगा? वेक्टर के डायरेक्शन को। और इस एरो का लेंथ किसको बताएगा? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। किसको बताएगा? वेक्टर के
मैग्नीट्यूड को। अब हम इसको लिखते किस तरह हैं, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर एरो लगाकर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे देखते हैं, कह दिया जाए हमें लिखना वेक्टर ए, क्या लिखना हो, वेक्टर ए, तो लिखेंगे ए और इस पर एरो लिख देंगे। अगर हमें लिखना हो वेक्टर बी, क्या लिखना हो, वेक्टर बी, तो बी पर एरो लिख देंगे। अगर लिखना हो हमें वेक्टर स्मॉल ए, तो क्या लिखेंगे, ए स्मॉल ए पर एरो। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर लेटर लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड, इसके मैग्नीट्यूड को, यहाँ पे ये बताता है मैग्नीट्यूड, ये बताता है डायरेक्शन। बी मैग्नीट्यूड है, एरो डायरेक्शन है, ए मैग्नीट्यूड ए डायरेक्शन के लिए। तो कह दीजिए किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है दो तरीके से लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर या ओनली ए। क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर और ओनली ए, या लिखना हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओनली बी वेक्टर और बी, दो तरीके से लिखेंगे। अगर ए पर वेक्टर है तो मॉड ले लेंगे, और जैसे ही एरो हटाएंगे, वही वेक्टर का साइन जो है एरो हटाएंगे, वैसे ही मॉड भी हट जाएगा। मैग्नीट्यूड को या तो बी पर एरो लगाकर मॉड लेंगे, और जैसे ही मॉड हटेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, एरो हट जाएगा। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दो टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे कैसे, या तो मॉड लेकर एरो रहने देंगे, या एरो हटाएंगे, या मॉड हटाएंगे तो एरो भी हट जाएगा, मॉड हटाएंगे तो एरो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के बारे में कि क्या ये निगेटिव भी हो सकता है। नहीं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉड लिया गया है। मॉड क्या करता है, सभी वैल्यूज को पॉजिटिव बना देता है। इसका मतलब अगर कहीं पर मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेक्स्ट, अगर हमें इसको एग्जांपल समझते हैं, कहीं पर ऐसे दिया ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अगर बी वेक्टर इक्वल टू दिया हो -2i कैप, इसका मैग्नीट्यूड -2 नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू -i कैप, इसका डायरेक्शन -i कैप है। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 यूनिट, -2 नहीं लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 2, डायरेक्शन के साथ प्लस माइनस आएगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स था। अब हम लोग देखते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तब लिया जाता है जब दोनों वेक्टर के हेड एक प्लेस पे हो। जैसे यहाँ पे यह ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, और ए वेक्टर का हेड भी यहाँ पे है और टेल यहाँ, सॉरी, ए वेक्टर का टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे, तो दोनों का टेल एक प्लेस पे हो या दोनों का हेड एक प्लेस पे हो। ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा ही होगा। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल एक
एक प्लेस पे है, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का हेड एक प्लेस पे है, तो दोनों का हेड या दोनों का टेल एक ही प्लेस पर आ जाए तो उनके बीच का यही डायरेक्ट एंगल हो जाता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। लेकिन अगर एक का हेड और एक का टेल आ जाए तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एक का क्या हो जाए? हेड और एक का टेल। देखते हैं। या ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही स्थान पे है, तो कह दीजिए थीटा क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा? थीटा क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब लिया जाएगा जब दोनों का हेड या दोनों का टेल एक ही प्लेस पे। इसमें तो एक का हेड और एक का टेल आ गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर को इसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर देते हैं। इसको भी हम लोग ए वेक्टर कहें, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो यह 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। या डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर एक का हेड और एक का टेल एक ही प्लेस पे हो तो उनके बीच का अगर थीटा एंगल दिया है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं होगा, ये इनके और इनके बीच का एंगल थीटा है। दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री कब होगा, क्योंकि इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं, यह ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। अगर हम लोग बी वेक्टर को इधर लाते जाएं तो बी वेक्टर तो नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन एंगल कम होता जाएगा। नहीं, थोड़ा इधर लाए और थोड़ा इधर लाए और एंगल कम हो जाएगा। एकदम लाकर इसको इसी पे चिपका दें तो दोनों के बीच का एंगल घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इन दोनों का एरो एक ही पर आ जाए। तो अगर दो वेक्टरों का एरो एक ही डायरेक्शन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे गिवन हो और दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे इसे रोटेट कराते कराते इसका एरो एकदम, इसका एरो लाकर इसके सीध में कर दिया ऐसे, तो दोनों वेक्टरों का एरो अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ए घटते घटते कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 180 डिग्री की सिचुएशन क्या होती है। 180 डिग्री कब होगा? यह ए वेक्टर है और एक कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो हम लोग बी वेक्टर को थोड़ा इधर रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और रोटेट करते हैं तो थोड़ा सा एंगल और बढ़ जाएगा, और एकदम रोटेट करके इधर कर देंगे तो एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमें याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स गिवन हो और दोनों का एरो क्या आ जाए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना हो जाए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। या ए वेक्टर इधर हो और बी वेक्टर इधर हो, तो एरो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम देखते हैं वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस। वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस। डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर। वेक्टर्स में बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, जैसे जीरो वेक्टर हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, को इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। ये सारे डेफिनेशंस आएंगे तो इनका मीनिंग हम लोग समझते हैं, क्योंकि वेक्टर का एनालिसिस हम लोग तभी अच्छी तरह कर पाएंगे
जब उनसे रिलेटेड टर्म को हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। तो पहला क्या है, जीरो वेक्टर। पहला क्या होगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा, जीरो वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को लिखते क्यों हैं, देखा जाए। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हों और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना हो, ऐसे जीरो लिखना गलत है, ये सही नहीं है। तो इसको सही कैसे लिखेंगे, जीरो पर वेक्टर लगा देंगे। तो जब भी दो वेक्टर्स गिवन हो और उनका जो रिजल्टेंट आता हो वह वेक्टर आता हो और वह जीरो आ गया, तो जीरो पर भी हम लोग वेक्टर लिखकर ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो पर वेक्टर लिखकर ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1। मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। अगर हमें कह दे कि किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कैप लगाकर रिप्रेजेंट किया, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, क्या लिखेंगे, ए कैप। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। और कैसे इसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, या ए वेक्टर अपान ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो रहेगा तो मॉड रहेगा, एरो हट जाएगा तो मॉड भी हट जाएगा। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी कैप। कैसे डिफाइन करेंगे, बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर अपान क्या लिखेंगे, बी। बी वेक्टर अपान क्या लिखेंगे, बी। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस पर कैप लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ये नेसेसरी नहीं कई क्वेश्चन में वेक्टर पर एरो भी लगाएगा, लेकिन जब भी हम लोग अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पर कैप लगा देंगे। तो ए कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए। बी कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी। इससे हम लोग क्या क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो अगर हम लोग ए पॉइंट को देखें, तो अगर हमसे कोई कहे कि दिखाइए कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, तो कैसे इसको दिखाएंगे। तो मैग्नीट्यूड जब भी फाइंड करेंगे तो मॉड ले लेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कैप मॉड ऑफ ए कैप। अब ए कैप के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपान ए, सॉरी, ए कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपान ए। ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए कैप को लिखे ए वेक्टर बाई ए। अब यहां पे मैग्नीट्यूड का ही मॉड ले रहे हैं, तो वो तो मैग्नीट्यूड ही ऑब्टेंड होगा। क्या ऑब्टेंड होगा, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का मॉड लिए हैं तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए भी मैग्नीट्यूड, ए भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए कैप इक्वल्स टू 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का जब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वह 1 के इक्वल ऑब्टेन होगा ऑलवेज। तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कह दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 लिया जाएगा। जैसे कहा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। जरूरी नहीं कि इस पे कैप लगा कर ही दे, तो हम लोग समझ जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। सबसे पहले इसी को लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1।
मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो जहां पर भी वेक्टर को कहेगा कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना दिखा देंगे 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी बी क्या होगा, ए कैप इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, ए वेक्टर अपान ए लिखे थे, कितना लिखे थे, तो यहां से कह दिया जाए ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए को इधर कर देते हैं ए इंटू ए कैप। तो ए क्या है, वेक्टर है, वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर है या वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहां इनटू है, और ये क्या है यूनिट वेक्टर, क्या होता है यूनिट वेक्टर। लेकिन हम लोग तो जानते हैं वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल करके क्या बनाएंगे वेक्टर। कभी भी अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन लिख देंगे इनटू करके। तो यहां पे कह दिया जाए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और वेक्टर तो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्शन। अब देखते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आई कैप जे कैप के कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। और कह दे ऐसे वेक्टर्स लिखिए दो, बी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन हो वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो। और सेकेंड हमें लिखना हो सी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 15 हो, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट वाले को सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, आई कैप 2j कैप 3k कैप अपान इसका जब मॉड लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान रूट में क्या लिखेंगे 1 4 5 और 9 14 हो जाएगा। अगर इसके पैरेलल वेक्टर हमें फाइंड करना हो, इसके डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर फाइंड करना, तो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, यूनिट वेक्टर। हमें फाइंड किसको करना है, बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसका गिवन है हमें 10 यूनिट, और इनटू डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो ए कैप है भाई यहां पे। क्योंकि क्या रहे बी वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा ए के डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, ए के डायरेक्शन में होगा। तो 10 और ए कैप की वैल्यू कितना आया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडर रूट हो जाएगा 14। अंडर रूट क्या हो जाएगा 14। अब हम लोग क्या करते हैं,
इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ ग्राफिकली। ग्राफिकली करने का मतलब एज्यूम कर लेते ए वेक्टर कोई यहाँ पे है, तो हमें इसी के डायरेक्शन में बी वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 10 हो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था ए वेक्टर का ओनली √14 है, 10 से छोटा है। तो हमें बी ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो ए के तो डायरेक्शन में हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 10 हो। अब बी वाले में हमें सेकेंड वाले में ऑप्शन दिया है कि ऐसा सी एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में तो हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 15 यूनिट, इतना हो 15 यूनिट। तो डायरेक्शन यहां से फाइंड कर लेंगे और मैग्नीट्यूड यहां से ले लेंगे। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या लिखेंगे सी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 15 इनटू डायरेक्शन क्या गिवन है ए कैप। 15 इंटू ए कैप की वैल्यू कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपान अंडरवुड क्या लिखेंगे 14। अंडरवुड क्या लिखेंगे 14। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर के बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। थर्ड क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये क्या होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यहां पे ले लिया जाए आई कैप, यहां पे ले लिया जाए वाई एक्सिस के एलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के एलोंग के कैप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जो जेड है के कैप वह ऐसे होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगेन आई और एक के कैप है, आई कैप के कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और जे कैप और के कैप के बीच का एंगल अगेन कितना है 90 डिग्री। तो तीनों आई कैप जे कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से इसे ऑर्थोगोनल कहते हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। और आई कैप डिफाइन करना है किस एक्सिस के अलॉन्ग है एक्स एक्सिस के। तो एक्स वेक्टर अपान एक्स या मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अगर हमें जे कैप डिफाइन करना क्या लिखेंगे वाई वेक्टर अपान वाई। अगर के कैप लेना हो तो क्या लिखेंगे जेड वेक्टर अपान जेड। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आई कैप मॉड ऑफ आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। इनकी अन्य अदर प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे हम लोग। इसमें अगर हम लोग माइनस एक्स डायरेक्शन में आ जाते हैं तो इधर आई कैप तो इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप तो इधर क्या होगा माइनस जे कैप। अगर इधर के कैप तो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्डली क्या होगा माइनस के कैप, माइनस के कैप ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप और निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जे कैप। पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग प्लस के कैप और निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग माइनस के कैप होगा। और इन तीनों का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होगा 1 के इक्वल होगा। जैसे हम लोग कर दिया जाए एक ऐसा वेक्टर लिखिए जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 हो। हमें अगर क्वेश्चन दे दे मैग्नीट्यूड दे दे 5 और डायरेक्शन दे दे एलोंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग है, तो हम लोग जानते हैं अगर उस वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है, डायरेक्शन। और हम लोग को इनडायरेक्टली यहां पे डायरेक्शन दिया है एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 5 और डायरेक्शन क्या दिया है आई कैप, क्या गिवन है आई कैप, तो 5 आई कैप हो जाएगा जो वेक्टर हम लोग को लिखने के लिए दिया है। इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे, मैग्नीट्यूड 5 रहे लेकिन जो डायरेक्शन हो जाए वह निगेटिव एक्स एक्सिस के एलोंग हो जाए, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस आई कैप, क्या होता है माइनस आई कैप। तो जब इसको लिखेंगे तो माइनस पहले हो जाएगा, -5 आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 आई कैप। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें दे दे माइनस जेड एक्सिस के एलोंग है, माइनस जेड एक्सिस के एलोंग है, तो क्या करेंगे वेक्टर इंटू माइनस जेड एक्सिस के एलोंग क्या हो जाएगा माइनस के कैप, तो यहाँ पे -5 के कैप। तो अगर यहाँ पे हमें किसी एक्सिस के एलोंग दे दिया है वेक्टर, तो हमें उसका डायरेक्शन गिवन है इनडायरेक्टली, हमें मालूम होना चाहिए, और ऐसे हम लोग उस रिक्वायर्ड वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बाद कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। कौन से वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हों, जितने भी वेक्टर, एज्यूम कर लेते हैं ये लाइन गिवन है, दोनों साइड में डायरेक्शन होगा इसका, और इसके एलोंग जितने भी ए वेक्टर हुए, इसके एलोंग जितने भी वेक्टर होंगे उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। डायरेक्शन इसके पैरेलल होने चाहिए, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब यहां पे उल्टा नहीं लिखेंगे, इधर एरो हो गया इसका तो इसका एरो, हमेशा लिखेंगे इस पे एरो इसी डायरेक्शन में, ई वेक्टर। तो एक गिवन लाइन है, क्या है गिवन लाइन, वे सभी वेक्टर्स जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हों उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में कैसे ये ऑब्टेंड हो गए, ए वेक्टर इक्वल्स टू या तो लैम्डा इंटू बी वेक्टर ऑब्टेंड होता है, या ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, इसी दो फॉर्म में कोई एक ऑब्टेंड होगा ऑलवेज। अगर कोलिनियर वेक्टर गिवन हो तो वे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर या ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर के फॉर्म में ही ऑब्टेंड होते हैं, या तो यहाँ प्लस आएगा या तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है 1, 2, 1.5 या समथिंग। ए लैम्डा ऑलवेज क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी लैम्डा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इसे निगेटिव ले लेंगे तो यह निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे ए भी गिवन लाइन के पैरेलल है, बी सी और डी ए भी गिवन लाइन के पैरेलल है, इसलिए ए बी सी डी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। कौन से वेक्टर्स होंगे, कोलिनियर वेक्टर। कहीं पर भी अगर ऐसे दिया ए वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू -3b वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू 5/9 सी वेक्टर, तो हमें समझ जाना पड़ेगा यहाँ ए और बी कोलिनियर है, यहाँ भी ए और बी कोलिनियर, बस डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। इस सिचुएशन में दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा, तो इस सिचुएशन में दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ए इधर रहा होगा, बी इधर रहा होगा, यहाँ पे सी कर लेते हैं, ए इधर रहा होगा और ए इधर डायरेक्शन है, सी का डायरेक्शन इधर है, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, लेकिन दोनों गिवन लाइन के क्या होंगे, पैरेलल। यहाँ पर भी ए और सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन, बस इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है। या 2, 3 या 5/9 क्या बताता है, मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स होगा, मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स होगा। तो इस कोलिनियर वेक्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स को किन 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। कोलिनियर वेक्टर, इसमें जो पहला आता है वो आता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। दूसरा जो आता है वो क्या आता है,
इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तीसरा जो आता है क्या आता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। और चौथा जो आता है वो क्या आता है, ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। ये वेक्टर के 4 टाइप्स हैं कोलिनियर वेक्टर के। कोलिनियर वेक्टर को इन चारों टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर एंड ऑपोजिट वेक्टर क्या क्या होंगे। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलल वेक्टर। क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, सेम डायरेक्शन। अगर कहीं पर हमें दिया पैरेलल वेक्टर तो समझ जाएंगे डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये पैरेलल वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर गिवन हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, तो कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर हैं। इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा जो है कोई पॉजिटिव नंबर है, या लैम्डा बताएगा कि ए का मैग्नीट्यूड बी का लैम्डा टाइम्स है। ए का मैग्नीट्यूड बी का कितना टाइम्स है, लैम्डा टाइम्स। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू अगर 2b वेक्टर गिवन है तो यहाँ ए और बी दोनों पैरेलल। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव साइन देखेंगे तो समझ जाएंगे ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमें बी वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में बनाएंगे, लेकिन यह बी वेक्टर का कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पर ये बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया हो ए वेक्टर इक्वल टू 2.9 बी वेक्टर, तो समझ जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखते ही समझ जाएंगे ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स ए होगा, 2.9 टाइम्स। तो ए का डायरेक्शन भी इसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स होगा, बी के मैग्नीट्यूड का 2.9 टाइम्स। तो यहाँ पे जो लैम्डा है ये 2.9 है, इसके पहले 2 था, तो यहाँ लैम्डा पॉजिटिव नंबर होगा। और दो पैरेलल वेक्टर को ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखा जाए तो इसके पहले अभी बताए थे, अगर दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सेकेंड जो आया था इक्वल वेक्टर आया था, क्या आया था, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर इक्वल्स टू होता है सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन, प्लस सेम डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर में इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो तो उसे इक्वल वेक्टर कहेंगे। इसमें दो, यहाँ पे केवल सेम डायरेक्शन था, लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए वेक्टर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बी वेक्टर। ए हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। तो ए और बी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसे लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। एग्जैक्टली यहाँ पे 1 ही होगा, प्लस होगा, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे दोनों का लेंथ भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। अब हम लोग देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, थर्ड कोलिनियर वेक्टर में ये एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, वे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। ऑपोजिट डायरेक्शन,
कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसको कैसे दिखाएंगे? अगर ए वेक्टर यहाँ पे है तो जो बी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। और इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यहां पे ध्यान देना रहेगा, यहां माइनस साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यहां लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर अभी होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे ए इक्वल्स टू दिया हो माइनस टू बी वेक्टर, तो यहां जो ए वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब अगर बी वेक्टर ए है तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। माइनस देखते ही समझ जाएंगे अपोजिट वेक्टर, सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर है। माइनस साइन देखते ही समझ जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर है। और यहाँ पर जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। बी वेक्टर का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। और अगर मान लिया जाए यहाँ पे 3 गिवन हो, माइनस साइन देखते ही समझ जाएंगे कि ए और बी दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 3 बी वेक्टर, माइनस 3। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। अगर यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल देखा जाए तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? जब दोनों के एरो की डायरेक्शन एक राइटवर्ड एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो तो 180 डिग्री होता है। और जो कोलिनियर में चौथा टाइप आएगा वो आएगा अपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर आएगा? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ये कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल। और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यह ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अपोजिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। यहां पे कोई नंबर नहीं रहेगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कौन से वेक्टर है? अपोजिट वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कितना होगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल और अपोजिट दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इन पे क्वेश्चन कैसे? सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अभी आगे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ लेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर, तो भी इन डिफिनीशन का यूज करेंगे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, अपोजिट और इक्वल वेक्टर्स का। यहां पे अगर कह दे फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमें गिवन क्या है? फर्स्ट ए वेक्टर इक्वल टू माइनस 3 बी वेक्टर, तो हम लोग दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पहले में बस यहाँ पे साइन देखते हैं। अगर यहाँ निगेटिव है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। सेकेंड, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइड में है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ तक पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। अगर साइन अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री, अगर साइन सेम हो तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है तो दोनों के बीच क्या, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ थर्ड वाले में भी निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, या सेम साइन होगा तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। तो देखेंगे अगर दोनों साइड में साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो 180 डिग्री,
और अगर सेम साइन है तो 0 डिग्री का एंगल ऑब्टेंड हो जाएगा। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो ये था कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर के टाइप्स। अब हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब वे वेक्टर्स जिनका टेल एक ही पॉइंट पर हो, हेंस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करते हो। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये सब के सब को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं या इनका टेल एक ही प्लेस पे है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? को इनिशियल। को का मतलब एक ही, इनिशियल का मतलब प्रारंभ हो। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। और अब आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा? स्पेस में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। स्पेस में कोई पॉइंट हो, अगर उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो, जिस वेक्टर के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे उसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और अगर किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिखना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जैसे अगर कह दिया जाए डिस्टेंस ऑफ इलाहाबाद, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया गया ये नहीं मालूम है। लेकिन कह दिया डिस्टेंस ऑफ इलाहाबाद फ्रॉम कानपुर, इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस इलाहाबाद का मेजर किया गया तो कानपुर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। सिमिलरली जब किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखेंगे तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। और यह रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं? ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी को रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिया जाता है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को, एक्स वाई एंड जेड। ये ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है स्पेस में, तो इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इस पॉइंट को इससे मिला दें, बोलो तो जब इस पॉइंट को इससे मिला देंगे तो ये क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? आर वेक्टर। यहां पे ए पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू आर। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह हमेशा रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट की ओर होगा जिसका हमें फाइंड करना रहेगा, पोजीशन वेक्टर पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी पॉइंट है तो अगर बी का हमें पोजीशन वेक्टर, इसे आर ए लिख सकते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर इसको लिखेंगे आर बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या लिखेंगे? आर बी वेक्टर। क्या लिखेंगे? आर बी वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर रिप्रेजेंट, उल्टा नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं दिखाएंगे। अब आ जाता है जो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहां पे अगर कह दिया जाए ए और यहां पे कह दिया जाए बी, यह आर ए वेक्टर
और ये क्या हो जाएगा आर बी वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है आर बी वेक्टर। तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को भी क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो कह दिया जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसका पोजीशन वेक्टर में पूछा है ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखेंगे आर ए माइनस आर बी। ए का पूछेगा किसके रिस्पेक्ट में बी के, तो बी वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे जिसका पूछेगा उसमें से, और इसको उल्टा लिखते हैं बी ए फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली अगर कहा दे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ऐसे लिखेंगे किसका पोजीशन वेक्टर लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ऐसे लिखेंगे आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आर ए, और इसे क्या लिखेंगे उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे जैसे यहाँ पे बी ए माइनस बी है तो यहाँ बी माइनस ए है तो ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए बी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल।